आज हम कार्टोग्राफी के बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेपण या प्रक्षेप को समझेंगे। ये आपको एक स्क्रीन पे प्रक्षेप के सभी प्रकार जो होते हैं उनका एक चार्ट दिखाई दे रहा है। हो सकता है भी आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप इसको बहुत आसानी से समझ पाओगे। प्रोजेक्शन टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि प्रोजेक्शन होता क्या है, और दूसरी बात, प्रोजेक्शन को हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, प्रोजेक्शन बन ही क्यों रहे हैं, ये भी हमें जानना होगा। उसके बाद हम प्रोजेक्शन को समझेंगे कि प्रोजेक्शन वाकई में होते कितने टाइप्स के हैं और किस तरह से बनते हैं और किस तरह से ये वर्क करते हैं। स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्शन मेनली जो प्रोजेक्शंस हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, ये प्रोजेक्शन होते क्या हैं। प्रोजेक्शन का मतलब है कि जो ग्लोब होता है, ग्लोब जो होता है, ग्लोब पे जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है, उन रेखाओं को हम एक कागज़ पर उतार लेते हैं, वही प्रोजेक्शन कहलाता है। अब ये सब रेखाएं कागज़ पर कैसे आएंगी, हमें कागज़ को इस ग्लोब के चारों तरफ लपेटना होगा। लपेट करके इस ग्लोब में से एक लाइट डालनी होगी, ताकि उस लाइट की जब वो लाइट उस पर आएगी तो पेपर के ऊपर हमें वो लाइन नज़र आने लगेगी। जो भी अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, वो हमें उस कागज़ पर नज़र आएंगे और हम उस कागज़ के ऊपर उसको बना लेंगे। इसी तरह से प्रक्षेप बनते हैं। जो मुख्य रूप से प्रक्षेप हैं वो इसी तरह से बनते हैं। अब जैसे ये किस किस टाइप के होते हैं, जिस तरह से जो कागज़ को लपेटा जाता है इसके चारों तरफ या जिस भी तरह से, उसी के नाम पर इसका नामकरण कर दिया जाता है। जैसे सबसे पहले हम देखना स्टार्ट करें तो जैसे पहला प्रोजेक्शन का टाइप मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये ग्लोब था, अब हमने एक कागज़ लिया, कागज़ को मोड़ करके ऐसे शंकु आकार में बना लिया, और उस शंकु को जब हम इस ग्लोब के ऊपर लगा देते हैं और फिर एक लाइट डाली जाती है, तो इस शंकु आकार के पेपर के ऊपर ये सारे लाइंस आ जाएंगे, और जब उस पेपर को खोल करके हम देखेंगे तो उसके ऊपर इस तरह की आकृति हमको नज़र आएगी। तो जब भी इस आकृति के बने हुए जितने भी हमको प्रोजेक्शन दिखेंगे जिनकी शेप ऐसी होगी, उनको हम नाम देंगे शंकु आकार प्रोजेक्शन, शंकु आकार प्रक्षेप या कॉनिकल प्रोजेक्शन। हमेशा ये दिखने में ऐसे होंगे जो कॉनिकल प्रोजेक्शन होंगे। दूसरा हम देखते हैं सिलेंड्रिकल या बेलनाकार प्रक्षेप। बेलनाकार प्रक्षेप में क्या करेंगे, जो ग्लोब है उसके ऊपर जो कागज़ है उसको चारों तरफ से लपेट दिया जाएगा, मतलब पूरे कागज़ को उसके चारों तरफ लपेट देंगे, तो उसके जो ऊपर वाले दोनों साइड, ऊपर और नीचे के दोनों साइड है वो तो खुले रहेंगे, और चारों तरफ उसके बेलन के रूप में, बेलनाकार रूप में उस कागज़ को हम लपेट देंगे। और जब उस पर से लाइट डाली जाएगी तो वही अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक जाल बन जाएगा, और जब उसको खोलेंगे उस पेपर को तो उस पर इस तरह की आकृति नज़र आएगी। तो जो बेलनाकार प्रक्षेप होता है वो इस तरह का होता है। जितने भी प्रक्षेप हमें इस तरह के दिखेंगे, किसी में अक्षांश रेखाएं ज़्यादा होंगी, किसी में कम होंगी, किसी में देशांतर रेखाएं ज़्यादा होंगी, किसी में गैप ज़्यादा होगा। वो सब कब कब होगा, कैसे कैसे होगा, वो हम बाद में जानेंगे। हम पहले बेसिक चीज़ें जान लेते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो पहले सबसे पहले हमने देखा शंकु आकार वाला। शंकु आकार के अंदर कागज़ को शंकु के आकार के अंदर मोड़ करके ग्लोब के ऊपर टोपी नुमा आकार में हमने लगा दिया था। टोपी के रूप में कागज़ को बना लिया, उसके ऊपर उसको लगा दिया, फिर लाइट के सोर्स से देखा तो ये बना, इसको बोला कॉनिकल या शंकु आकार प्रक्षेप। सेकंड, बेलन की तरह हमने लपेट दिया तो बेलनाकार प्रक्षेप। अब तीसरा प्रक्षेप जो है वो है यह प्रकार का। ये देखने में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। जो कागज़ है उसको
किसी भी तरह से हमने मोड़ा नहीं है कागज़ को। जैसे अभी तो पहले हमने शंकु आकार में फोल्ड करके लगाया था, इसमें चारों तरफ बेलन के आकार में लपेट दिया था। इसमें कागज़ को बिल्कुल हम सीधा का सीधा रखते हैं और उसके ऊपर वाली सतह पर, जैसे इसके ग्लोब है इसके ऊपर ऐसा कैसा टच कर दिया हमने ऊपर की तरफ, और जब किसी भी सोर्स से लाइट डाली जाएगी तो उसके ऊपर ये लाइट्स के जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं बन जाएगी। अब जो ये कागज़ ऊपर की तरफ टच किया गया है, ऊपर की तरफ हमने लगाया है, मतलब इसके ध्रुवीय क्षेत्र के अंदर, पोलर एरिया या ध्रुवीय क्षेत्र, ऊपर या नीचे किसी भी तरफ लगाएं, एक ही बात है, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पे। तो इस वाले प्रोजेक्शन को तो बोलते हैं हम ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप, क्योंकि ध्रुव पे कागज़ लगाया है। खमद्य यानी जेनिथल प्रोजेक्शन। इनके अंग्रेजी के नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी में नाम नहीं आता है, अंग्रेजी में ही नाम लिखा होता है एग्ज़ाम में, जेनिथल प्रोजेक्शन ऐसे हिंदी में लिख दिया जाता है इसी जेनिथल को। फिर तो इसका जेनिथल प्रोजेक्शन नाम ही हमको याद रखना है। तो जब उस कागज़ की सतह को हमने ऊपर की तरफ टच किया तो उससे जो बना वो तो ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप बन गया। इसको और क्लियर कर लेते हैं, एक मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये किस तरह से वर्क करता है। ये वाला डायग्राम देखिए, इसके अंदर अगर जब ऊपर वाले फर्स्ट वाले डायग्राम में आप देख रहे होंगे जो छोटे 3 डायग्राम बने हुए हैं, फर्स्ट वाले डायग्राम में हमें दिख रहा होगा, फर्स्ट वाले डायग्राम में 1 सेकेंड, जो फर्स्ट वाला डायग्राम है इसमें ऊपर की तरफ टच किया तो ये ध्रुवीय है या पोलर, अंग्रेजी में बोल लेते हैं पोलर खमद्य प्रक्षेप बना, खमद्य प्रक्षेप या जेनिथल प्रोजेक्शन, मतलब ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप बना। दूसरा, अगर हम इसको इसके साइड वाले एरिया पे, ग्लोब के जो साइड में है, बिल्कुल ऐसे कि ऐसे लगा दें इस कागज़ को, तो जो लाइंस बनेंगी तो उसको बोलेंगे हम भूमध्य रेखीय प्रक्षेप या भूमध्य रेखीय या विस्वृत रेखीय प्रक्षेप, विस्वृत रेखीय खमद्य प्रक्षेप। और अगर उस कागज़ को ग्लोब पर ऐसे तिरछा लगा दे, तिरछे की तरफ, एक बार हमने ऊपर लगा दिया, एक बार साइड में लगा दिया, ठीक है, तो अब अगर हम इसको तिरछा लगा दें तो तिरछा लगाने पर जो बनेगा उसको बोलेंगे हम तिर्यक। तिरछा लगाया तो तिर्यक, या तिर्यक को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्लिक। ऑब्लिक, ऑब्लिक जेनिथल प्रोजेक्शन या तिर्यक जेनिथल प्रोजेक्शन। एक बार दोबारा से इसको समराइज करके देखते हैं जिससे एक और क्लियर होगा। वापस हमारे मेन डायग्राम पे आते हैं। हाँ, मेन डायग्राम पे आने के बाद हम देखते हैं, तो अगर मैं शंकु के आकार में इस कागज़ को लपेट करके इसके ऊपर लगाते हैं तो बनता है शंकु प्रक्षेप, बेलन के रूप में लपेट देते हैं तो बनता है बेलनाकार प्रक्षेप। और अगर हम बिल्कुल कागज़ को बिल्कुल भी रोल ना करें, ऐसा सीधा का सीधा लगा दें, तो उससे जो प्रक्षेप बनते हैं उनको बोलते हैं जेनिथल, जेनिथल या खमद्य प्रक्षेप। अब इसके अंदर 3 सिचुएशंस होती है, इन दोनों में तो एक ही सिचुएशन है, इसमें 3 सिचुएशन होती है, मतलब 2 और हैं। एक तो कागज़ को ऐसे लगा दो, या कागज़ को यहाँ साइड में लगा दो, या कागज़ को तिरछा ऐसे तिरछा टच कर दो। तो इस तरह से ये प्रोजेक्शन के मेन टाइप बनते हैं। अब जब भी हम प्रोजेक्शन को देखें तो अगर इस आकृति का कोई भी प्रोजेक्शन हमको दिखता है, हमें प्रोजेक्शन की ये वाली इधर वाली जो आकृतियाँ ये नज़र आएंगी। जब भी हम प्रोजेक्शन देखेंगे तो हमें ये वाली आकृतियाँ नज़र आएंगी, तो हमें इनकी आकृति को देखकर ही समझ जाना चाहिए कि ये शंकु आकार है, ये बेलन आकार है और ये खमद्य प्रक्षेप है। खमद्य प्रक्षेप के अंदर इस तरह से इस तरह का डायग्राम बनता है, ये जो बना हुआ है ना। इसके बाद जो ये जेनिथल प्रोजेक्शन है, इसके अंदर खमद्य प्रक्षेप में कुछ और चीज़ें भी होती हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं डिटेल से। जब ओनली खमद्य प्रक्षेप की बात कर रहे हैं, खमद्य मतलब जेनिथल, खमद्य का मतलब जेनिथल, जेनिथल प्रोजेक्शन, खमद्य या जेनिथल प्रोजेक्शन,
ये तो कागज़ की स्थिति हो गई, सीधा लगा दिया, तिरछा लगा दिया और इधर भूमध्य रेखा पे लगा दिया। तो भूमध्य रेखीय खमध्य प्रक्षेप, तिर्यक खमध्य प्रक्षेप और ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, पोलर, ऑब्लिक और इक्वेटोरियल। अब इसके अलावा जब जब हम इस कागज़ को सीधा ऐसे टच कर रहे हैं इसकी सतह पे, ग्लोब की सतह पर, तो हम कहीं ना कहीं से लाइट डाल रहे होंगे ग्लोब में। कहीं ना कहीं पे जो लाइट का जो सोर्स है, जहाँ से उसमें लाइट आ रही है, वो कहीं ना कहीं अवस्थित होगा। वो किस जगह पे होगा, इससे इसका नाम और डिफाइन होता है कि उसका नाम क्या रखा जाएगा, वो इसी से निर्धारित होता है। जिस तरह से अगर वो लाइट बिल्कुल बीच में से आ रही है, तो उसको बोलते हैं नोमोनिक। कौन सा प्रक्षेप बोलते हैं? नोमोनिक या हिंदी में बोलें तो केंद्रक, लेकिन अंग्रेजी वाला नाम ही एग्जाम में आता है, इसलिए नोमोनिक याद रखना है। नोमोनिक यानी जब लाइट बीच में से आएंगी, जो लाइट का सोर्स है वो ग्लोब के बिल्कुल बीचों बीच में होगा। और अगर विपरीत ध्रुव पे होगा, मतलब अगर कागज़ यहाँ लगा हुआ है और लाइट यहाँ से आ रही है, कागज़ यहाँ लगा हुआ है, लाइट यहाँ से आ रही है, कागज़ यहाँ है, लाइट यहाँ से आ रही है, तब अगर मतलब जो भी जहाँ भी कागज़ है उसके विपरीत तौर से अगर लाइट आती है, जो लाइट का सोर्स है वो विपरीत केंद्र पे स्थित है, तो उसको बोलते हैं स्टीरियोग्राफी। कौन सा प्रोजेक्शन? स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन। और हिंदी में इसका जो नाम है वो होता है त्रिविम्य, लेकिन वो त्रिविम्य नहीं आएगा एग्जाम में, हमें स्टीरियोग्राफी याद करना होगा। अगर बीच में से लाइट जाएगी तो बोलेंगे नोमोनिक, विपरीत ध्रुव से जाएगी तो बोलेंगे हम इसको स्टीरियोग्राफी। और अगर लाइट का जो सोर्स है वो अनंत दूरी से आ रहा है, मतलब अगर ये ग्लोब है तो ना तो लाइट बीच में से आ रही है ना विपरीत ध्रुव से आ रही है, लाइट कहीं अनंत दूरी से, लाइट का सोर्स यहाँ पर है और ग्लोब यहाँ रखा हुआ है, लाइट कहीं दूर से आ रही है, बहुत दूर, उसका अनंत दूरी पे या कहीं भी उसका जो प्रकाश का स्रोत है वो ग्लोब के बीच में भी नहीं है, विपरीत ध्रुव पे भी नहीं है, बहुत पीछे से, इन्फिनिटी या अनंत, ज्ञात नहीं है प्रकाश कहाँ से आ रहा है। अगर वहाँ से ज्ञात प्रकाश आता है इस तरह से ग्लोब के ऊपर, तो उसको बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक या लंबकोणीय, लेकिन अंग्रेजी में याद रखना है ऑर्थोग्राफिक। इसमें ध्यान रखना है ये ऑर्थोग्राफिक है, ऑर्थोमॉर्फिक नहीं है। ऑर्थोमॉर्फिक का मतलब होता है समान आकृति वाला, ये वो नहीं है, ठीक है। इसको बोलेंगे ऑर्थोग्राफिक। जब तो प्रकाश की स्रोत से हमने क्या क्या देखा, अगर बीच में से प्रकाश आएगा तो बोलेंगे उसको नोमोनिक, विपरीत ध्रुव से आएगा तो बोलेंगे स्टीरियोग्राफी, और अनंत दूरी से आएगा तो उसको बोलेंगे ऑर्थोग्राफिक। तो इस तरह से इनके नाम बनते हैं। और वो कागज़ कहाँ पे टच किया है, ऊपर किया है तो ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, तिरछा किया है तो तिर्यक खमध्य प्रक्षेप, और भूमध्य रेखा पे टच कर रहे हैं तो भूमध्य रेखीय खमध्य प्रक्षेप। अब अगर ऐसा कोई प्रोजेक्शन के जैसे जिस तरह से बहुत सारे नाम हमें देखने को मिलते हैं, वो कैसे बनता है वो नाम, जैसे कि अगर बात की जाए, अगर मैं बोलूँ कोई प्रक्षेप जिसका प्रकाश स्रोत मध्य में स्थित है और जो कागज़ की सतह है उसको यहाँ ऊपर की तरफ ध्रुवीय क्षेत्र में टच किया गया है, तो कौन सा प्रक्षेप बनेगा? तो इससे जो प्रक्षेप बनेगा वो उसका नाम होगा, बीच में है तो क्या बोलेंगे? नोमोनिक, ठीक है। और कागज़ ऊपरी सतह पर या निचली सतह पर जहाँ भी टच किया गया, ध्रुवीय एरिया में किया गया, तो उसको बोलेंगे नोमोनिक, ध्रुवीय या पोलर खमध्य है ही, मतलब जेनिथल प्रोजेक्शन, नोमोनिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन। ऐसे ही अगर ये प्रकाश का स्रोत यहाँ पे होता तो इसको क्या बोलते हैं? स्टीरियोग्राफी पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन। अगर वो अनंत दूरी से आ रहा होता तो क्या बोलते हैं? ऑर्थोग्राफिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन। अगर ये कागज़ ऊपर ना होकर के ऐसे तिरछा लगा हुआ होता तो इसको बोलते हैं, और प्रकाश बीच में ही रहता तो इसको बोलते हैं नोमोनिक ऑब्लिक जेनिथल प्रोजेक्शन, या नोमोनिक, यहाँ है तो तिर्यक खमध्य प्रक्षेप। इस तरह से हम जितने भी टाइप्स इसमें से बनेंगे खमध्य प्रक्षेप में, उन सब के नाम हम खुद बना सकते हैं। बस ये देखना है प्रकाश कहाँ से आ रहा है, बीच में से आ रहा है तो नोमोनिक हो जाएगा, विपरीत ध्रुव से आ रहा है तो
त्रिविमीय या स्टीरियोग्राफिक हो जाएगा, और अनंत दूरी से आ रहा है तो ऑर्थोग्राफिक हो जाएगा। और ये सब सारे इतने सारे प्रक्षेप बनाए क्यों जा रहे हैं? ये इतने सारे प्रक्षेप इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि इन सब का उपयोग होगा मानचित्र बनाने में। जो भी मानचित्र बनते हैं उनको बनाने के अंदर इसका उपयोग होगा इन प्रोजेक्शन का। लेकिन समस्या ये है कि किसी भी प्रोजेक्शन जब बनाए जाते हैं तो तीन चीज़ें रहती हैं। एक तो उसमें दिशा, कोई भी जो मानचित्र होता है उसमें तीन चीज़ें देखते हैं मोस्टली हम। एक तो दिशा होती है, एक उसकी आकृति होती है, और एक उसमें क्षेत्रफल या एरिया होता है। तो अगर किसी प्रक्षेप के अंदर दिशा और आकृति शुद्ध है तो उसका क्षेत्रफल गलत हो जाता है। अगर किसी में क्षेत्रफल शुद्ध है तो उसकी आकृति और दिशा शुद्ध हो जाती है। मतलब किसी भी प्रक्षेप के अंदर जितने भी प्रक्षेपों के हम टाइप देखते हैं, 20-25 जितने भी प्रक्षेप हम देखते हैं, या रूढ़ प्रक्षेप की बात करें तो उसमें भी 8-10 प्रक्षेप होते हैं। जितने भी प्रक्षेप हम देखें, 30-40 प्रक्षेप जितने भी बना सकते हैं, ऐसा कोई भी प्रक्षेप नहीं बना सकते जिसके अंदर दिशा, आकृति और क्षेत्रफल, ये तीनों चीज़ें, दिशा, आकृति और क्षेत्रफल, ये तीनों चीज़ें शुद्ध रहें, ऐसा कोई प्रोजेक्शन नहीं बन सकता। इसीलिए इतने सारे प्रोजेक्शन बनाए जाते हैं मानचित्र को शुद्ध बनाने के लिए। इनका उपयोग क्या है? प्रोजेक्शन का मानचित्र बनाना। और बहुत सारे क्यों हैं? क्योंकि कोई भी शुद्ध नहीं है। तो जब भी हमें जिस भी तरह का मानचित्र बनाना होता है, अगर क्षेत्रफल वाला बनाना है तो जिसमें ऐसे प्रोजेक्शन का उपयोग कर लेंगे जिसके अंदर क्षेत्रफल सही है। अगर ऐसा बनाना है जिसमें हमें दिशा सही रखनी है तो दिशा वाले का उपयोग कर लेंगे। इस तरह से करते हैं। अब एक बार हम दोबारा उस टेबल के ऊपर जाते हैं जिस टेबल से हमने इस लेक्चर को स्टार्ट किया था, और अब लगभग हम उस टेबल को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे अगर आप अभी तक इस लेक्चर को देख रहे हैं। एक सेकेंड, क्लियर है? देखो, मानचित्रों प्रक्षेपों के भेद, किस तरह से इनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किया गया है। देखो, पहला है प्रकाश के प्रयोग के आधार पे, दूसरा रचना विधि के आधार पे, और तीसरा गुण के आधार पे। तो प्रकाश के आधार पे दो तरह के हैं, संदर्श और असंदर्श। संदर्श वो होते हैं जो अभी मैंने जितने ही बताए वो सब संदर्श ही थे, मतलब जिसमें प्रकाश का उपयोग किया जाता है, प्रकाश आ रहा होता है, ठीक है, और फिर उस तरह से वो प्रक्षेप बनता है, वो संदर्श। असंदर्श के अंदर होता है कि कोई भी प्रकाश स्रोत नहीं होता, गणित के फॉर्मूले लगा लगा करके हम प्रोजेक्शन बनाते हैं, तो वो असंदर्श होता है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रक्षेपों का वर्गीकरण है वो सबसे इम्पॉर्टेंट वो है रचना विधि के आधार पे। तो कौन कौन से रचना में बनते हैं? शंकु प्रक्षेप, मैंने बताया शंकु के आकार में रखते हैं अपन। बेलनाकार प्रक्षेप अपन ने देखा, बेलन के आकार में लपेट देंगे। खमद्य प्रक्षेप देखा ही था, जेनिथल प्रोजेक्शन। एक होते हैं रूढ़ प्रक्षेप। रूढ़ प्रक्षेप वही गणित के सूत्र लगा करके बनाए जाते हैं ये, ठीक है, ये इन तीनों से अलग होते हैं। इन तीनों में से किसी ना किसी से मिलते जुलते भी होते हैं, क्योंकि उसके अंदर ही कुछ गणित का फॉर्मूला लगा के उसको कर देते हैं। जैसे मर्केटर, सिंसुडाइल, जिनके भी हम नाम सुनते हैं, वो सब हम अभी अगले लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। अब खमद्य जो प्रक्षेप है उसके भी इन्होंने देखो दो टाइप बताए हैं, प्रक्षेपण तल स्थिति के अनुसार और नेत्र स्थान के अनुसार। प्रक्षेपण तल का मतलब जहाँ जहाँ पे हमने कागज़ लगाया था, ऊपर लगाया था तो ध्रुवीय, तिरछा लगाया तो तिर्यक खमद्य, और विषुवत रेखा पे लगाया था तो हो गया विषुवत रेखीय खमद्य प्रक्षेप। नेत्र की स्थान का मतलब है जहाँ से प्रकाश आ रहा था, तो बताया था ना प्रकाश कहाँ कहाँ से आ रहा था, केंद्र से आ रहा था तो नोमोनिक हो गया, विपरीत ध्रुव से आ रहा था तो त्रिविमीय या इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्टीरियोग्राफी हो गया, और लंबकोण या अनंत दूरी से आ रहा है तो ऑर्थोग्राफिक या लंबकोणीय हो गया, ठीक है। ये खमद्य प्रक्षेप का टाइप हो गया। गुणों के आधार पे कौन कौन से मैंने बताया ना, आकृति शुद्ध होगी या क्षेत्रफल या दिशा, तो इन तीनों में से। तो गुण के आधार पे तो सिंपल ही है, तीन हो गए टाइप, शुद्ध, आकृति या क्षेत्रफल या दिशा। प्रकाश के आधार पे भी दो हो गए, या तो प्रकाश वाले होंगे या बिना प्रकाश वाले होंगे, संदर्श और असंदर्श। तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है रचना विधि। रचना में भी शंकु आकार में अगर कागज़ लपेटा है तो शंकु बनेगा, बेलन में लपेटा तो बेलनाकार बनेगा, और अगर उस कागज़ को बिल्कुल लपेटा नहीं, सीधा का सीधा हम ग्लोब के ऊपर सीधा टच करेंगे तो बनेंगे खमद्य प्रक्षेप। उस खमद्य में तीन तीन तरह के छः तरह के बनेंगे। अगर सीधा
ऐसे टच कर दिया तो वो ध्रुवीय बन गया, इधर विषुवत रेखा बन गया, त्रियक बन गया। प्रकाश कहाँ पे था, बीच में था तो नोमोनिक हो गया। विपरीत ध्रुव पे था तो स्टीरियोग्राफी हो गया, और अनंत दूरी से आ रहा था तो ऑर्थोग्राफिक हो गया। ये पूरा इसका क्लासिफिकेशन था। अगर यह सब चीज़ें हमें समझ में आ गई है, इनके नाम अगर हम समझ गए हैं कि जेनिथल कौन सा होता है, कॉनिकल कौन सा होता है, और बेलनाकार कौन सा होता है, और ये किस तरह से बनते हैं, तो अब इसके आगे ये सारा बेसिक कंप्लीट होने के बाद बहुत ही इजी चीज़ें रह जाती है। जितने भी ये प्रक्षेप हैं इनके क्या उपयोग हैं, और ये क्या क्या किस किस जगह पर उपयोग में लिए जाते हैं। मोस्टली क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन तभी सॉल्व हो सकते हैं, उसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तभी सॉल्व हो सकते हैं जब हमें पता हो कि ये किस तरह से बना है, उसके नाम से हम उसको पहचान पाएँ कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी। ये नोमोनिक है तो इसमें प्रकाश बीच में से रहा होगा, स्टीरियोग्राफी है तो विपरीत ध्रुव से रहा होगा, और अनंत दूरी से प्रकाश आ रहा है तो ये ऑर्थोग्राफिक होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो बहुत आसान हो जाएगा इसके बाद चीज़ों को समझना, ये सबसे टिपिकल चीज़ थी कॉन्सेप्चुअल जो हमने आज क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे।